नमस्कार, आप देख रहे हैं द मुकेश राजपूत शो और आज के मेरे शो में बहुत ही खास मेहमान हैं जिन्हें आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हरियाणा की जनता तो जानती है, लेकिन देश के भी तकरीबन सभी लोग जानते हैं। हमारे साथ नवीन जिंदल साहब हैं जो इस वक्त लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। और अभी आपका नॉमिनेशन देखा, नॉमिनेशन में जो भीड़ जुटी वो भी देखी। तो एक छोटे से अंतराल के बाद 2019 में आपने चुनाव नहीं लड़ा था, अब फिर से आप चुनाव मैदान में आए हैं। तो जनता का क्या रिस्पांस मिला और क्या उम्मीद जागी है आपके मन में? देखिए, लोगों का बहुत हमें समर्थन मिल रहा है, लोगों में बहुत उत्साह है और लोग जो है चाहते हैं कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और जिस तरह से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9.5 वर्षों में काम किया है, सरकार ने ये प्रयास किया है कि हर द्वार सरकार पहुँचे, हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह से सरकार से लाभ मिले। जो नौकरियां सरकार ने दी उसके अंदर बहुत ही पारदर्शिता बरती गई और नौकरियां जो है योग्यता के आधार पर दी गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और जहाँ जिस परिवार में, जिस गांव में कभी कोई नौकरियां नहीं मिली थी, वहाँ पर उन लोगों को क्या नौकरियां मिली जिनके कोई राजनीतिक संबंध नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, लोग इसको बहुत एक बड़ी उपलब्धता इसको मानते हैं। और जहाँ जहाँ, क्योंकि हमारा भी बहुत लोगों से संपर्क है, तो जहाँ भी जा रहे लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और हमें ये लगता है कि कुरुक्षेत्र के अंदर हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हैं। जी, वो जो प्यार सत्कार वो हमेशा से ही मिलता रहा है, चाहे ओपी जिंदल साहब की बात करें, सावित्री जिंदल की बात करें। और यहाँ के जो युवा हैं वो आपकी तरफ बहुत उम्मीद से देखते हैं कि नवीन जिंदल आएंगे सरकार में तो जो कुरुक्षेत्र है इसका विकास और ज़्यादा होगा। तो रोज़गार की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर लोग पढ़ते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, रोज़गार के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, कुछ लोगों को दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए जाना पड़ता है। तो यहाँ पे रोज़गार के अवसर बढ़ें उसके लिए क्या प्रयास आप करेंगे? देखिए, एक तो मेरे मन में है कि यहाँ पर एक हम बहुत बड़ा कौशल विद्या केंद्र खोलें, जिसको कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं। तो मैं भारत का सबसे अच्छा, सबसे आधुनिक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैं खोलना चाहता हूँ कुरुक्षेत्र और कैथल के अंदर, जिससे 10,000 बच्चे जो है वो कौशल विद्या पा सकें, वोकेशनल ट्रेनिंग पा सकें। और वो अगर ट्रेंड कोई भी व्यक्ति है, स्किल्ड है, तो स्किल्ड लोगों की जो है हमारे देश में भी आवश्यकता है और विदेशों में भी आवश्यकता है। विदेशों में भी बहुत ज़रूरत है। आज जो है लोग कई बार गलत तरीके से भी, जिसको बोलते हैं कि डोंकी करके जाते हैं, तो वो भी जो है उसमें बहुत पैसा दे करके और रिस्क ले करके जाते हैं। तो अगर हमारे इंस्टीट्यूट का अगर पहले से एफिलिएशन हो अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स के साथ, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, जर्मन, जापानीज़, यूरोपियन इंस्टीट्यूट्स के साथ, तो फिर हम उनको ऐसी ट्रेनिंग देंगे जो कि वहाँ पर भी मान्य होगी जी। और वहाँ से अगर ट्रेंड यहाँ से लोग जाएंगे तो लोगों को जो है फिर ये इलीगल तरीके से जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो लीगल तरीके से जा पाएंगे। तो उसकी तरफ से मैं प्रयास करूँगा। और ट्रेंड लोगों की हमारे देश में भी बहुत ज़रूरत है, बहुत यहाँ पर भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ट्रेंड लोगों के लिए। और इसके अलावा भी बहुत सी सरकारी स्कीम्स हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ज़्यादा जो है युवाओं को रोज़गार मिले। और ज़रूरी नहीं कि युवा किसी और के लिए काम करें, युवा जो है खुद के लिए भी काम कर सकते हैं, वो खुद जो है उद्यमी बन सकते हैं। युवा जो है खुद जो है, जैसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, तो जो खुद स्टार्टअप्स स्टार्ट कर सकते हैं। खुद आजकल के जो युवा हैं उनके बहुत वो क्रिएटिव होते हैं, बहुत उनके अच्छे अच्छे उनके विचार होते हैं, नए नए आइडियाज़ होते हैं, वो अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके अंदर भी सरकार उनको मदद करती है। तो इसलिए बहुत सी इसमें संभावनाएं हैं। मैं सबके साथ मिलकर हम काम करेंगे। जी, अब क्योंकि आपका जो संबंध है राजनीति में, आपका ज़्यादा संबंध कांग्रेस से रहा, अभी आपने कुछ ही रोज़ पहले टिकट मिलने से कुछ रोज़ पहले ही आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो कांग्रेस के लोग भी आपको बहुत चाहते थे, तो भारतीय जनता पार्टी में आने का कोई ख़ास कारण रहा? देखिए, बिल्कुल मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर
और मैंने भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की। और मुझे लगता है कि वैचारिक रूप से जो मेरे विचार हैं इनसे ज़्यादा मिलते हैं, और जो सपना माननीय मोदी जी ने हमें दिखाया है विकसित भारत का सपना, तो हम सब मिल कर के हम उसके लिए अगर हम काम करेंगे तभी वो सपना जाके साकार होगा। तो इन सब बातों को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की। और फिर मेरे जितने भी हमारे समर्थक साथी सभी जो है सभी मुझे बोल रहे थे कि आप जो है आप हमारे पास आओ, आप यहाँ पर जो है आप भारतीय जनता पार्टी में आओ। तो एक बहुत से कारण होते हैं। और फिर जो आदमी जब अपनी संस्था या अपनी पार्टी या अपनी कंपनी जब छोड़ता है, उसके अंदर भी कई कारण होते हैं कि वहाँ पर आदमी जो है खुश नहीं होता, और फिर कहीं और उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको लगता है कि भाई यहाँ पर मैं ज़्यादा काम कर सकूँगा। तो इसलिए तो बहुत से कारण होते हैं। लेकिन जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का, सभी पदाधिकारियों का, सभी जो है कार्यकर्ताओं का, जिनसे मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। और हमसे हमेशा हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे। जब मैं यहाँ से 10 साल सांसद भी रहा, मैंने कभी ये नहीं देखा कि कौन सी पार्टी के लोग हैं। सभी को मैं अपने घर में भी वेलकम करता था और सबके साथ मैंने मिलकर के काम किया। तो लोग मुझे यहाँ पर जानते हैं और तभी मुझे लोगों का मुझे आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। तो इसीलिए आप दोबारा से कुरुक्षेत्र से ही लड़ रहे हैं, इस बार कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तौर पर। राष्ट्रवादी तो आपको वैसे ही माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना अभी जब से मोदी सरकार आई है तो कुछ ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन नवीन जिंदल ने तो जब ये जो तिरंगा आपके पीछे मैं देख रहा हूँ, ये घर घर में पहुँचाने का काम किया था, वो केस लड़ा था, तो वो वाली चीज़ें पहले से थी आपके अंदर। अब आपको लगता है कि मोदी साहब के साथ आकर, भाजपा में आकर उन चीज़ों को और आप बल दे पाएंगे? जी, मुझे लगता है कि और मैं बल दे पाऊँगा। जैसे मैंने ये आज से 30 साल पहले ये शुरुआत की थी कि हर व्यक्ति को राष्ट्रीय ध्वज दर्शाने का, फहराने का हक होना चाहिए। और फिर ये 10 साल लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़के ये हमें हक मिला। और मेरा सपना साकार हुआ पिछले साल जब 15 अगस्त के आसपास सरकार ने एक अभियान छेड़ा कि हर घर तिरंगा। तो खाली मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा, कि हर रोज़ हर दिन हम अपने देश के सबसे पावन प्रतीक अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपने घरों में दर्शाएं और उससे प्रेरित होकर अपने देश के लिए हम काम करें। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर काम करके। और जो पूरे देश के अंदर जो स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता अभियान जो ये भी मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है। शौचालय जो है, घर घर में शौचालय हों, कहीं भी हमारी माताओं को, बहनों को खुले में शौच के लिए नहीं जाना पड़े। ये जो है ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बुनियादी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसकी तरफ जो है सरकार ने ध्यान दिया, खास करके माननीय मोदी जी ने इसमें आगे बढ़ चढ़ करके काम लिया। वरना इन टॉपिक्स के बारे में कोई बोलता नहीं है, इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। लेकिन माननीय मोदी जी ने इनको बढ़ चढ़ करके इसमें खुद लिया, खुद हाथ में झाड़ू पकड़ी, खुद कई जगह जो करके दिखाया। तो ये एक बहुत बड़ा सबके लिए एक जो है सीखने की बात थी। और सब लोगों ने इससे प्रेरणा लेकर के, और देश में एक बदलाव आ रहा है इसको लेकर। जी, 2014 की बात करें या 2019 की बात करें तो लोकसभा की दृष्टि से ये चुनाव ऐसे रहे कि मोदी की लहर थी, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। लोकसभा का उम्मीदवार कौन है ये मैटर नहीं करता है, सिर्फ कमल पे मोहर लगानी है या एनडीए के उम्मीदवार को जिताना है। तो उसी के चलते कहा जाता था कि पहले जो सांसद थे वो प्रधानमंत्री को चुनते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री के नाम से ही सांसद बन जाते हैं। तो वो वाली लहर क्या आप अभी 2024 में देख पा रहे हैं, या खुद भी मेहनत करनी ज़रूरी है थोड़ी? लहर कितनी है, क्या है, इसका कोई पैमाना नहीं होता। ये तो आजकल जो है लोग पहले भी ना अभी पता लगता है ना पहले पता लगता था। तो ये तो जब रिज़ल्ट्स आते हैं तब पता लगता है। तो लोग जो है अपनी बातों को अपने मन में रखते हैं और सभी के साथ बहुत अच्छा जो है सभी से अच्छे से मिलते हैं। और लेकिन जो उनके मन में है वो करते हैं। यही हमारे प्रजातंत्र की मजबूती भी है। यही हमारा प्रजातंत्र है कि हम जिसको चाहें हम चुन सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो मेरा भी अनुभव है, 4 चुनाव, ये मेरा चौथा चुनाव मेरा होगा, और करीब 9-10 चुनाव जो है मेरे पिताजी ने और माँ जी ने लड़े, तो काफ़ी अनुभव है।
तो जिस तरह का जिस गर्मजोशी के साथ जब लोग जहाँ जाते हैं वहाँ स्वागत करते हैं, बड़े बुजुर्ग माला पहना करके अपना आशीर्वाद देते हैं, जिस तरह से जो लोगों में जोश देखने को मिल रहा है, तो ये सब जो लक्षण जो हैं, ये लक्षण यही हैं कि अभी भी एक बहुत मजबूत, आप उसको लहर कह सकते हो, हवा कह सकते हो, आंधी कह सकते हो, कि बीजेपी के फेवर में है। जी, अभी अगर इस चुनाव की बात करें तो आपके ऑपोजिट जो हैं अभय चौटाला हैं, काफ़ी एग्रेसिव नेता माने जाते हैं। सुशील गुप्ता हैं, आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। कांग्रेस का कोई उम्मीदवार ही नहीं है। तो ये तो आपको डबल फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस वाले भी नवीन जिंदल के हो गए और भाजपा वाले तो होंगे ही, क्योंकि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। जी, तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी का कोई भी वजूद नहीं है, और लोग जो है ना जानते हैं, ना कोई उनका कभी कोई एमएलए बना है, ना ही कोई लोग जुड़ना चाहते हैं। और कांग्रेसी तो ये भी जानते हैं कि कांग्रेस के साथ दिल्ली में और आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो हैं, वो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनके बारे में बहुत बुरा ही कहते हैं, भला नहीं कहते। और इसी तरह से पंजाब में भी कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए आम आदमी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस का जो युवा हैं, जो चाहते हैं कि आगे जो कांग्रेस में बढ़ेंगे, उनको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी, वो इस आम आदमी पार्टी के साथ समझौते से खुश नहीं है। उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो उनके वैचारिक रूप से कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। और जहाँ तक आपने, इसलिए कांग्रेस जो है उनको कोई ज़्यादा कोई समर्थन नहीं करेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो इससे खुश नहीं है। दूसरा जो बात कही आपने अभय चौटाला जी जो है वो यहाँ से पहले भी, यहाँ से 2004 में भी चुनाव लड़े हैं, और मुझे नहीं पता अगर 2019 में भी वो यहाँ से चुनाव लड़े थे क्या। लेकिन उनका जो है एक यहाँ पर एक वो काफ़ी वो भी मैं समझता हूँ कि इनसे ज़्यादा मजबूत रहेंगे। आम आदमी पार्टी से जो है अभय चौटाला जी की INLD जो है वो ज़्यादा मजबूत रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इनसे कोसों आगे है। जी, दोनों से ही। जी। अब अगर हम बात करें कि ये जो 10 साल का शासन आपने देखा नरेंद्र मोदी का, NDA का, और इन 10 साल में आप एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे, तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आपको प्रभावित कर रही थी कि अब मुझे इस पार्टी में जाना चाहिए? और अभी आप क्योंकि जनता से वोट मांग रहे हैं, जनता आपको हमारे चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रही है, तो ऐसी 5 चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि मैं अब इस सरकार में आ जाऊंगा तो ये 5 चीज़ें मैं अपने देश के लिए करूंगा या अपने जो वोटर्स हैं उनको करके दूंगा? देखिए, मैं बहुत कुछ मैं अपने संसदीय क्षेत्र के लिए करना चाहता हूँ, और अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग लोगों की ज़रूरतें हैं, तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से मैं काम करना चाहता हूँ अलग अलग जगहों के ऊपर। और जो 5 साल में कहा आपने, बहुत से अच्छे कदम हरियाणा सरकार ने उठाए हैं, बहुत से ऐतिहासिक कदम केंद्र सरकार ने उठाए हैं, और हर वर्ग के लिए उठाए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो शपथ पत्र है, उसमें हर वर्ग, चाहे आप किसानों की बात करें, आप मज़दूरों की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, हमारे SC BC के भाई बहनों की बात करें, तो हर वर्ग के लिए उसके अंदर बहुत सी सौगातें हैं। और हमको ये शपथ पत्र जो है हमको एक विकसित भारत की तरफ अग्रसर करता है। तो इसलिए जब सबका विकास होगा इससे, ऐसा मेरा मानना है। जी, 2 मुख्य मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मंच पर दिखाई देती है। एक राम मंदिर का मुद्दा है और एक धारा 370 का है। इसको लेकर मुख्य उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी मानती है। बहुत सारे जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि उनको ED का खौफ दिखाया जाता है, तो इसलिए वो आ जाते हैं। इस पे मैं आपकी एक टिप्पणी चाहूँगा। देखिए, आपने ठीक कहा कि जो राम मंदिर है ये हमारी एक आस्था से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, और लोगों की, भारतीयों की जो आस्था है वो भगवान राम में है। और ये कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, और अयोध्या में जो है ये मंदिर पहले था, मंदिर को तोड़ा गया था, तो मंदिर को जो है पूरा देश चाहता था कि ये मंदिर दोबारा से बने। तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद
ये मंदिर का काम शुरू हुआ और मंदिर जो है पूरा हुआ। तो एक बहुत ही एक ऐतिहासिक ये कदम है। दूसरी आपने कहा धारा 370 हटना, कि और कश्मीर के अंदर भी, जम्मू कश्मीर में भी जो कानून पूरे देश में लागू हैं, सेम वही कानून वहाँ पर भी लागू हों। तो ये भी एक बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाया। तो इस तरह के बहुत से कदम उठाए गए। देश के अंदर जो है उद्योगों को प्रोत्साहन मिला कि आप मेक इन इंडिया, कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं, हम आत्मनिर्भर बने हर चीज़ के अंदर, और हमारा देश मजबूत हो, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार यहाँ पर मिले लोगों को। तो इसके ऊपर बहुत से ये सब कदम उठाए गए, जिससे कि मैं बहुत प्रभावित हुआ। और जो विकसित भारत का सपना जो माननीय मोदी जी ने दिखाया, ये भी जो है मेरे लिए एक बहुत प्रेरणा की बात है कि अगर हम सब मिलकर, अगर हम एक अपने देश को विकसित देश बना सकते हैं, तो इससे और अच्छा क्या हो सकता है। जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि आप तो बहुत व्यस्त हैं, आज बहुत सारे कार्यक्रमों में आपको जाना है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि हम जनता की मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन मदद के लिए जितना पैसा हम भेजते हैं, 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे उनको मिलते हैं। आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि जो डिजिटलाइजेशन हुई है, तो आम आदमी तक, गरीब आदमी तक जो उनके खातों में पैसे जाते हैं, तो इससे कितना फ़र्क पड़ा है उस शासन में और इस शासन में? तो देखिए, ये जो है, जो आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जब बात कर रहे हैं, कि ना कि वो सरकार के थ्रू होता हुआ जाए, बल्कि किसानों के या जो भी लाभार्थी हैं उनके डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में अगर सरकार पैसा डालती है, तो उससे जो लीकेजेस हैं वो लीकेजेस कम होती हैं, उसके अंदर जो लॉसेस थे, जो चोरी थी, वो कम होती है, भ्रष्टाचार कम होता है। तो ये एक बहुत ही ये अच्छा कदम है, और आने वाले समय में इसको और ज़्यादा इसको बढ़ाना चाहिए। और ये स्वाभाविक रूप से जो आप बात कर रहे हैं डिजिटाइजेशन के साथ साथ, ये स्वाभाविक रूप से ये हो भी रहा है, और ये सही दिशा में एक कदम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज बहुत ही व्यस्त समय में से हमें समय दिया, हमारे साथ बातचीत की। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मुकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो आज का जो हमारा ये विशेष शो था, इसको हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सूर्य समाचार के साथ, क्योंकि सूर्य समाचार पर हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बने रहें हमारे साथ।